हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो जापान में कचरा प्रबंधन के बारे में है कि जापान में कचरा का प्रबंधन कैसे होता है, कैसे वर्गीकरण होता है। और वीडियो के अंतिम में मैं तुलना करूँगा भारत में जो कचरा का निस्तारण है, कचरा का प्रबंधन है उससे। आइए शुरू करते हैं। जापान में कचरा प्रबंधन दुनिया के सबसे सख्त और व्यवस्थित सिस्टमों में से एक है। यहाँ कचरे को फेंकना केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक नागरिक कर्तव्य माना जाता है। जापान में कचरा निस्तारण सिस्टम की मुख्य बातें यह है कि सबसे पहले कचरे का विस्तृत वर्गीकरण किया जाता है, मतलब उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो अगर हम कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले आता है बर्नेबल यानी कि जलनशील कचरा, जिसको जलाया जा सके। इसमें आता है रसोई का कचरा, कागज़, छोटे प्लास्टिक के टुकड़े और कपड़े। इन्हें नगर निगम द्वारा भस्मकों में जलाया जाता है। फिर आता है अज्वलनशील कचरा नॉन बर्नेबल, जो कि जलाया नहीं जा सकने वाला कचरा होता है। इसमें आता है धातु के बर्तन, कांच के टुकड़े, छोटे बिजली के उपकरण, ये सब इसमें आते हैं। फिर आता है रिसाइक्लेबल कचरा, तो उसमें पेट बोतलें, कांच की बोतलें, एल्यूमिनियम के डिब्बे और समाचार पत्र शामिल होते हैं। फिर आता है बड़ा कचरा, तो जिसको हम सोडाइगोमी कहते हैं। तो ये इसमें आता है फर्नीचर, साइकिल या बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इन्हें फेंकने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है और कचरा स्टिकर खरीदना पड़ता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले कचरे का कैटेगराइजेशन किया जाता है और बहुत ही सख्त नियम और शेड्यूल है वहाँ पर जापान में आप कभी भी कचरा बाहर नहीं फेंक सकते। हर मोहल्ले का अपना एक कैलेंडर होता है, निश्चित दिन होता है, निश्चित समय और पारदर्शी बैग। ये सब नियम को सख्त बनाते हैं और शेड्यूल को निर्धारित करते हैं। तो निश्चित दिन की बात करें तो जैसे मंगलवार को केवल ज्वलनशील कचरा लिया जाएगा और शुक्रवार को केवल प्लास्टिक। निश्चित समय भी निर्धारित किया जाता है, जैसे 8 बजे से आमतौर पर कचरा सुबह 8 बजे से पहले जो निर्दिष्ट स्थान है वहाँ पर रखना होता है और पारदर्शी बैग का इस्तेमाल होता है। कई बड़े शहरों में केवल विशेष पारदर्शी या अर्ध पारदर्शी बैग का उपयोग अनिवार्य है, ताकि कचरा संग्रहकर्ता देख सके और कि नियम का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। फिर बहुत हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हाई टेक डिस्पोजल होता है। चूँकि जापान में ज़मीन की कमी है, इसलिए वे लैंडफिल के बजाय उसको जलाने पर जोर ज़्यादा देते हैं। और कचरा जलाने से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग बिजली बनाने या सार्वजनिक पुलों को गर्म करने के लिए किया जाता है। फिर प्लाज्मा गैसीकरण होता है। इसमें कचरे को बहुत हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है जिससे प्रदूषण कम फैले। फिर 3R सिद्धांत का पालन किया जाता है। 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस में होता है ये कि हम कचरा ही कम पैदा करें। फिर होता है रीयूज यानी कि पुनः उपयोग। इसमें क्या करते हैं तो पुरानी वस्तुओं को सेकेंड हैंड स्टोर में दे देते हैं। फिर होता है रिसाइकलिंग, मतलब कचरा से नई चीज़ को बनाना। तो जापान में अगर आप नियम के विरुद्ध कचरा फेंकते हैं तो कचरा उठाने वाले कर्मचारी आपके बैग पर चेतावनी स्टिकर चिपकाकर उसे वहीं छोड़ देंगे। इससे पड़ोसियों के सामने में आपकी शर्मिंदगी महसूस होती है, जो लोगों को नियम मानने के लिए प्रेरित करती है। अब हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो शहर है उसमें कचरा के नियम अलग अलग हो सकते हैं, या मतलब थोड़ा बहुत उसमें आप देख सकते हैं, अंतर देख सकते हैं। जैसे मतलब ओसाका या टोक्यो के बारे में अगर हम तुलना करें तो आप इसमें अंतर देख सकते हैं। जापान में प्लास्टिक रिसाइकलिंग का तरीका वाकई इंजीनियरिंग और अनुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण है। जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां प्लास्टिक की रिकवरी रेट 85% से अधिक है। यहाँ प्लास्टिक को 3 अलग अलग तरीक़ों से रिसाइकिल किया जाता है। पहला है थर्मल रिसाइकलिंग। यह जापान का सबसे आम तरीका है। इसमें उस प्लास्टिक को जलाया जाता है जिसे साफ़ करना या दोबारा बनाना होता है।
अत्यधिक उच्च तापमान पर प्लास्टिक जलाकर बिजली पैदा की जाती है और इससे फ़ायदा ये होता है कि कचरे के ढेर नहीं बनते और ऊर्जा का एक स्रोत मिल जाता है। फिर होता है मैकेनिकल रिसाइकलिंग। यह वह तरीका है जिससे हम सबसे ज़्यादा परिचित हैं। इसमें प्लास्टिक को पिघलाकर नए उत्पाद बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पेट बोतल का। तो जापान में पेट बोतलों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। लोग बोतल का ढक्कन और लेबल अलग करते हैं, बोतल को अंदर से धोते हैं और फिर इसे दबाकर चपटा कर देते हैं, यानी कि क्रश कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बोतलों से नए कपड़े, बैग और यहाँ तक कि फिर से नई बोतलें बनाई जाती है। अब बात करते हैं केमिकल रिसाइकलिंग का। यह जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी एडवांस है। इसमें प्लास्टिक को उसके मूल रसायनों में वापस तोड़ दिया जाता है। प्लास्टिक को तेल या गैस में बदल दिया जाता है, जिसका उपयोग फिर से कच्चा माल बनाने में होता है। जापान में कचरा फेंकने से पहले एक जापानी नागरिक को 3 कदम जरूर उठाना होता है। एक होता है सबसे पहले कि सेपरेट करना, यानी कि अलग करना, ढक्कन अलग, लेबल अलग, बोतल अलग। फिर साफ़ करना, अगर दही का डिब्बा या सॉस की बोतल है तो उसे पानी से धोना अनिवार्य है। गंदा प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं किया जाता। फिर होता है सुखाना। गीला कचरा रिसाइकलिंग मशीनरी को ख़राब कर सकता है, इसलिए उसे सुखाकर फेंकना होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं टोक्यो बनाम ओसाका का कि नियम में क्या सब अंतर है। तो मूल सिद्धांत तो एक ही है, पर शहरों के हिसाब से बैग का रंग बदल जाता है। जैसे टोक्यो में नियम थोड़े ज़्यादा सख्त हैं और कुछ वार्डों में कचरा बैग पर अपना नाम तक लिखना पड़ सकता है। हालांकि अब यह नियम थोड़ा कम हो गया है। और ओसाका की बात करें तो यहाँ भी नियम करे हैं, लेकिन कचरा इकट्ठा करने के समय बैग के रंगों में टोक्यो से थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अब जापान के नगर पालिका की बात करें तो जापान में हर नगर पालिका साल की शुरुआत में ही हर घर में एक रंगीन कचरा कैलेंडर भेजती है। यह फ्रिज पर चिपका होता है ताकि कोई गलती नहीं हो। अब हम देख सकते हैं कि जैसे सोमवार का दिन है तो सोमवार में जलनशील कचरा उठाया जाएगा, मंगलवार को पेट बोतलें और डब्बे, बुधवार को प्लास्टिक पैकेजिंग, गुरुवार को जलनशील कचरा, शुक्रवार को कागज़ और कार्डबोर्ड, और महीने का फर्स्ट और थर्ड शनिवार अजलनशील कचरा के लिए समर्पित होता है। वहीं रविवार को कोई कलेक्शन नहीं होता है। तो कैलेंडर की 3 बातें जो आपको हैरान कर देगी: कचरा बैग का रंग, समय की पाबंदी और बड़ा कचरा। अब सवाल उठता है कि जापान में जो ये कचरा प्रबंधन है इतना सफल क्यों है। वहाँ गोमी सुसुसा कचरा, जिसको हम कहते हैं कचरा उठाने वाला ट्रक, यानी कि कचरा उठाने वाले ट्रक को बोलते हैं गोमी सुसुसा। यह गोमू सुसुसा जब आता है तो संगीत बजाता हुआ आता है ताकि लोगों को पता चल सके कि कचरा उठाने वाली गाड़ी आ गई है। लोग अपने कचरा इकट्ठा करने वाले स्थान की सफाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। भारत से अगर हम तुलना करें तो हम देख सकते हैं कि भारत और जापान का कचरा निस्तारण सिस्टम के बीच एक बड़ा अंतर तकनीकी, सामाजिक अनुशासन और बुनियादी ढांचे का है। स्रोत के पृथक्करण की बात करें तो जापान में हर घर पर ही 10 से 15 श्रेणियों में कचरा को बांटा जाता है, और भारत में स्वच्छ भारत मिशन के बाद अब केवल 2 श्रेणियों में ही पर ही ध्यान दिया जाता है, गीला और सूखा। जापान में भस्मीकरण पर जोर दिया जाता है तो भारत में लैंडफिल। भारत में अभी भी अधिकांश कचरा बड़े मैदानों या कचरे के पहाड़ जैसे गाजीपुर या दिल्ली में दबाया जाता है। भारत अब धीरे धीरे जापानी तकनीक से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की दिशा में बढ़ रहा है। जापान में स्कूल के बच्चे खुद अपनी कक्षा और कॉरिडोर को साफ करते हैं, और भारत में सफाई को एक नौकरी या केवल नगर निगम का काम माना जाता है। तो जापान में कठोर नियम है, अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण है, 3R संस्कृति है, और भारत में ऐसा नहीं है। दिल्ली में आप देख सकते हैं क्लियर कि बड़े बड़े कचरे के पहाड़ लग गए हैं जो पर्यावरण को चुनौती देते हैं, लेकिन जापान में उसको जला करके ऐसा रिसाइकलिंग किया जाता है कि कचरा बचे ही नहीं। और आप देख सकते हैं हम भारत और जापान में तुलना।